सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खुलेगा? तो आंसर होगा गोरखपुर में। अभी 28 अगस्त को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अच्छा, वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। इनके पास एक और मंत्रालय है, कौन सा? शिपिंग मंत्रालय। अच्छा, यहीं से रिलेट करके एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। आप लोग बताइए अभी किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आयुष घर घर द्वार योजना ये किस राज्य ने शुरू की थी? राजस्थान ने। और आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा को किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ कि आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक कहाँ पे खुलेगा? ये खुलेगा नई दिल्ली में। और वेद आपके द्वार ये अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। चलो ये बताओ, अभी इसी साल मार्च की बात है, चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? केरल में। और अब हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? गोरखपुर में। और विश्वविद्यालय से एक पॉइंट आप और रिलेट कर सकते हो, उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुलेगी? जिसका नाम आपको याद होगा मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा। तो आंसर होगा मेरठ में। और मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी बनेगा। और बात यूनिवर्सिटी की है तो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि खेल को उद्योग का दर्जा दिया था किसने? मिजोरम ने। अच्छा ये बताओ, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गुजरात के वडोदरा में। और अभी आपको याद होगा दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है कौन? कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी तो जानते हो ना, ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। वेटलिफ्टर हैं ये। इन्होंने सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। बाकी अगर पूछे आपसे कि इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनेगा? तो नोएडा में बनेगा। जनजाति संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? झारखंड के रांची में बनेगा। और बताओ अभी किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों की आयु सीमा में छूट दी है? तो केरल ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस राज्य ने सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। और उत्तर प्रदेश से आपको और याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मां शाकंभरी के नाम पे रखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो आपको याद होने ही चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविनाबेन पटेल ने रजत पदक जीता है। बताना इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। तो अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीत करके देश को पहला मेडल दिलाया है इस टोक्यो पैरालंपिक में। अभी इन्होंने टेबल टेनिस में वुमेन सिंगल में क्लास 4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। क्लास 4 कैटेगरी का मतलब हो गया, क्लास 4 कैटेगरी के अंदर वो खिलाड़ी आते हैं जो बैठ करके खेलते हैं। इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। तो गोल्ड किसने जीता है? चाइना की झोउ यिंग ने जीता है। और आपको बता दूं कि पैरा ओलंपिक के इतिहास में टेबल टेनिस गेम में यह हमारा पहला मेडल है। और वैसे भारत पैरालंपिक गेम्स में अब तक 5 सिल्वर मेडल जीत चुका है, लेकिन टेबल टेनिस में ये पहला है। और पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं भाविनाबेन पटेल। इनसे पहली कौन सी थी? दीपा मलिक थी, जिन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वो शॉटपुट प्लेयर थी। तो ये बात ध्यान रखना आप। बाकी देखो, इनके अलावा निषाद कुमार, इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता। और विनोद कुमार की बात करेंगे तो ये डिस्कस थ्रोअर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आज तक टोक्यो पैरालंपिक में 3 मेडल हमारे पास आ गए, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? सोमाइती है। जबकि टोक्यो ओलंपिक का था मिराइतोवा। और टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक फ्लैग बेयरर कौन रहे? तो पहले कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु। हम लोगों ने पढ़ा था, आपके एग्जाम में भी प्रश्न आया था ये तो। लेकिन उसके एक आध दिन बाद ये चेंज हो गए थे। और क्यों चेंज हो गए थे मैंने आपको बताया भी था। तो अभी ध्वजवाहक कौन रहे? टेकचंद रहे। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दो कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सर लुडविग गुटमन को। और देवेंद्र झाझरिया का नाम भी आपको पता होना चाहिए,
क्योंकि पैरालंपिक खेलों में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। इनका संबंध है भाला फेंक से, जेवलिन थ्रोवर हैं ये। एक अरुणिमा सिन्हा का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको उन टेबल टेनिस प्लेयर का नाम बताना है जिन्होंने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन अभी आपको आता है तो आप बताओ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा केजे अल्फोंस। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं केजे अल्फोंस और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। और अभी इस बुक को वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया है। इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। बुक का नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। बाकी अशोक लवासा, ये अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी बुक लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। बाकी अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक इन्होंने लिखी है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, बताया था मैंने आपको, ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1998 में। और उसके जस्ट 1 साल के बाद इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी मनन भट्ट की बात करें तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक को इन्होंने लिखा है। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको याद दिला दूं कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है और पहला टॉपिक हमारा यही है, बुक्स एंड ऑथर। कौन कौन से क्वेश्चन ऐड करेंगे? जनवरी से लेकर जून तक 2 पार्ट में हमने इसको बना दिया है, जिसमें पहले पार्ट में जनवरी से लेकर मार्च तक की सारी बुक्स हैं, सेकेंड वाले पार्ट में अप्रैल से लेकर जून तक की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और कल शाम को सेकेंड वाला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो सेकेंड वाला पार्ट अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फर्स्ट भी नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। खबरी एक ऑडियो एप्लीकेशन है, वहां पे मेरी ऑडियो प्रोफाइल आपको मिल जाएगी और वहीं पे ये आपको सारे ऑडियोज मिल जाएंगे। तो जैसे आप उसे खोलोगे वहां पे फॉलो का बटन आएगा, तो वहां पे आप मुझे फॉलो करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड होंगे, आगे भी तरह के जो टॉपिक वाइज हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और पसंद आता है तो उसे शेयर करके लाइक जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी नॉर्थ ईस्ट रीजन जिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में टॉप पे रहा कौन? तो आंसर होगा पूर्वी सिक्किम। एक्चुअली में भी नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला टॉप पे रहा है, जबकि नागालैंड का किफायर जिला ये आखिरी स्थान यानी कि 103 जिलों की इस रैंकिंग में आखिरी स्थान पे रहा है नागालैंड का किफायर जिला। तो अब तो टॉप याद रखना, टॉप पे है सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला। और याद रखना, ये अपनी तरह का पहला इंडेक्स है जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर रैंक देता है। अच्छा, आपको शायद याद होगा, कुछ समय पहले नीति आयोग ने भारत के राज्यों के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, याद है क्या? और उसमें टॉप पे कौन सा राज्य है बताओ? केरल उसमें टॉप पे था, लास्ट में बिहार था। ये तो भारत की बात हो गई। पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, ये जून के आसपास की बात है। उसमें आपको याद होगा टॉप पे रहा था फिनलैंड और भारत 120वें स्थान पे रहा था। अब देखो, बात नीति आयोग की है। आपको पता है नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पे लाया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चेक अंतरराष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जी साथियान ने। तो भारत के स्टार टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये जी साथियान, और अभी उन्होंने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चेक इंटरनेशनल ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने यूक्रेन के येव हेन को हराया है। तो जी साथियान का नाम याद रखना है। अच्छा, इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, उन टेबल टेनिस प्लेयर का नाम आपको बताना है जिन्होंने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार जीता था। तो क्या नाम बताया आपने? मणिका बत्रा उनका नाम होगा। बाकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर बताओ कहां पर है? ये वहीं पर है जहां पे आपको
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर मिलेगा, जहां पे आपको फिडे, चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे का हेडक्वार्टर मिलेगा। वहीं पे मिलेगा जहां पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा, यानी कि लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं आगे आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने मेरा काम मेरा मान योजना को शुरू किया है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल यानी कि स्किल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 12 महीनों तक चलेगी ये ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हर महीने उन बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वैसे मध्य प्रदेश से याद आएगा, अभी अंकुर योजना इन्होंने शुरू की थी, उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना शुरू की थी, और दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था। बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो गए, और कल ही हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक यहाँ के गवर्नर थे वीपी सिंह बदनौर, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो अभी तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं कौन? बनवारी लाल पुरोहित, उनको पंजाब के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया। और आपको याद होगा, अभी पंजाब की सरकार ने आयुष्मान भारत सर्बत सेहत बीमा योजना के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया था। अभी आपको याद होगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 आया था, जिसमें टॉप पे रहा था पंजाब। उसके अलावा पंजाब जो है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका पाने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा घाना। और ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा भी गया था और हमने कई बार पढ़ा भी है इसको। अच्छा, अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना? मलेरकोटला बना है, संगरूर जिले से अलग होकर के। और यहाँ पे जो आशीर्वाद योजना है उसमें सहायता राशि को 21,000 रुपये से बढ़ा करके 51,000 रुपये कर दिया गया था। यहीं पे ही लाल लकीर मिशन शुरू हुआ था, ई दाखिल पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ का कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब इनका नाम न्यूज में आ गया, तो नाम बताओ इनका क्या है? इनका नाम है एस मल्लिकार्जुन राव। तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ हैं ये एस मल्लिकार्जुन राव। वैसे ये इसी साल 18 सितंबर को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बाकी देखो, पंकज कुमार सिंह अभी बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने, संजय अरोड़ा आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बने, और शांतिलाल इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ बने। तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, और इसका टैगलाइन होता है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अच्छा, आपको पता है ना 10 बैंकों का विलय कर दिया गया था 4 में। तो बताओ पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय यानी कि मर्जर हुआ था? एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बाकी और भी आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था किसमें? इंडियन बैंक में, और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। आप सभी जानते हो कि हम लोग 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। और 29 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उन्हीं का जन्मदिन होता है, और उसी को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनसे 2 प्रश्न आपको याद रखने। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इसी से 2-3 पॉइंट मैंने आपको याद करवाए थे। पहला तो इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन अभी उसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यानी कि आप बोलोगे अभी से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सबसे पहला और कब मिला था ये? तो सबसे पहला मिला था ये विश्वनाथ आनंद, जो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, चेस प्लेयर हैं, 1991-92 में मिला था। और अभी आखिरी बार 2020 में 5 खिलाड़ियों को ये मिला था। चलिए, किन किन 5 खिलाड़ियों को मिला था और उनका संबंध किस खेल से है, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। बाकी पहली बार हमने ये नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया? 2012 में मनाया। और एक पॉइंट हमने वैसे पढ़ लिया है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा और उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखो।
बाकी एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को मनाते हैं। तो ध्यान रखना ये सब बातें। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में CISF की अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीना सिंह को। तो अभी IPS ऑफिसर हैं ये नीना सिंह, और इनको CISF का नया एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। बाकी धृति बनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेखा शर्मा की बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की ये अध्यक्ष बनी है। अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अच्छा ध्यान से सुनना, कल के वीडियो में मैंने आपको रेखा मेनन के बारे में बताया था, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, मुझे ऐसा याद है। अगर ऐसा बताया है तो इसको करेक्ट कर लेना। रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ गया, इसलिए इनका नाम अभी न्यूज में है। बाकी रेखा मेनन की बात करेंगे तो ये नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है। दोनों का नाम रेखा रेखा है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का नाम मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। बाकी अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है ये। देखो CISF मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना है, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन गई हैं नीना सिंह। तो याद रखना ये सारी बातें। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? वित्तीय मदद के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साधन को उपलब्ध कराना और कठिन दिनों से जुड़ी स्वच्छता तक उनकी आसान पहुंच बनाना, यह है इस परियोजना का उद्देश्य। परियोजना का नाम है माई पैड माई राइट। हिमाचल प्रदेश से याद होगा, अभी इसने पर्वत धारा योजना को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की, और हरियाणा ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की। देखो त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये रहा मैप में त्रिपुरा, कैपिटल इसकी अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब, और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर नए बन गए हैं। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य, जो अभी तक हरियाणा के गवर्नर थे। और यहाँ के गवर्नर कौन थे? रमेश बेस थे, जो अब झारखंड चले गए। अच्छा, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है किस स्टेट का? तो आंसर होगा त्रिपुरा। और ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसे 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। अच्छा, भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है? तो आंसर होगा असम। और कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में यूको बैंक के MD CEO का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? आंसर होगा अतुल कुमार गोयल। बाकी संजीव चौधरी IDFC फर्स्ट बैंक के ये पार्ट टाइम चेयरमैन यानी कि अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं। हितेंद्र दवे हमने पढ़ा था HSBC इंडिया के CEO बने, और अरमान गिरिधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बने। बाकी यूको बैंक की बात करेंगे, मतलब होता है इसका यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कोलकाता में। और इसका टैगलाइन क्या होता है? ऑनर्स योर ट्रस्ट। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने देश में दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का ये डेटा है, और उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश फिर से 17% की हिस्सेदारी के साथ दूध उत्पादन में टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे राजस्थान, और थर्ड नंबर पे रहा है आंध्र प्रदेश। अच्छा, हमारे डेयरी मंत्री कौन है? डेयरी मंत्री, मछली पालन और पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। अभी इसी मंत्रालय ने, पशुपालन मंत्रालय ने ही एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था किसानों के लिए, जिसका नाम था मत्स्य सेतु एप्लीकेशन। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुओं को खरीदा बेचा जा सके उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और उसका नाम था गोपाल एप्लीकेशन, और पोर्टल लॉन्च किया था इस नाम से। अच्छा, मिल्क से 2 डे आपको याद रखने हैं। एक तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को मनाते हैं। वैसे 26 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा डे की बात कर रहे हैं। एक वर्ल्ड मिल्क डे होता है, वो हम 1 जून को मनाते हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और गाइस, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें, और इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। इसकी क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जा चुकी है, PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी।
और अगर इन सभी क्वेश्चंस का आप ऑडियो के माध्यम से यानी कि मेरी आवाज़ में रिवीजन करना चाहते हो, वो भी कम समय में, तो उसका भी मैंने ऑडियो तैयार कर दिया है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। और ये सेकंड वाला पार्ट भी आप जल्दी से सुन लेना ताकि इसको जल्दी से ये कवर हो जाए और नया टॉपिक हम उठाएं, और उसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।